हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो पैसे लगाता है, सारा मैनेज करता है बिजनेस को, रिस्क उठाता है अकेला ही। और कल हमने डिस्कस किया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसके अंदर एक हिंदू परिवार जो है वो एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है उसी के साथ उसको व्यापार को आगे बढ़ाता है, बिजनेस करता है, जिसमें कर्ता होता है, जो सबसे एल्डेस्ट जो पर्सन होता है दैट वन कर्ता। तो आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप फर्म सुना होगा, नाम भी आपने काफ़ी। तो पार्टनरशिप क्या है? तो पहली बात तो यही है कि जी पार्टनरशिप में कम से कम 2 आदमी तो होने ही चाहिए, बिल्कुल 2 आदमी इसके अंदर होने चाहिए। अब पार्टनरशिप करते क्यों है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस थी। क्योंकि उसका जो है उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है, तो वो किसी और बंदे को साथ मिलाता है काम करने के लिए। पार्टनरशिप में आ जा भाई, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो इसके बेनिफिट ये होते हैं कि आपको कैपिटल ज़्यादा मिल जाती है, फिर रिस्क डिवाइड करने वाला पर्सन मिल जाता है, मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो इस तरह के जो हैं वो काफ़ी फ़ायदे इसके अंदर पार्टनरशिप में हमें देखने को मिलते हैं। अब पार्टनरशिप में कहूँ तो मेरे ख्याल से एक मजबूरी का भी नाम है, क्योंकि अगर अकेले व्यक्ति के पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो खुद ही सारी चीज़ें मैनेज कर सके, पैसा लगा सके बिजनेस के अंदर, उसको अच्छे से रन कर सके, तो वो कभी भी पार्टनर ना बनाए, है ना। तो पार्टनरशिप एक दूसरे की मजबूरी को भी कह सकते हैं, जो साझेदारी इसको कहा गया है, क्योंकि कभी ना कभी डिस्प्यूट जो है वो आ ही जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे पार्टनरशिप को। इसका जो एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि कुछ कानून बना रखे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो 1932 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, और उसमें इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। तो हम एक पार्टनरशिप एक्ट के तहत इसकी एक बार डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे। पहले ये समझे कि पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट है, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ऐसे ऐसे हम एक बिजनेस करेंगे आगे फ्यूचर में, और इतना इतना पैसा हम उसके अंदर लगाएंगे। तो पार्टनरशिप देखें, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस organizations emerge to overcome the difficulties of sole proprietorship business, कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज आई, जो भी उसकी लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी, 5-6 लिमिटेशंस आपको याद होंगी, तो उनको ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्मेट सामने आया। देखिएगा, नई कोई भी चीज़ आती, चाहे कोई नया इन्वेंशन आए, चाहे कोई नया बिजनेस का फॉर्मेट आए, तो वो पुरानी कोई लिमिटेशंस होती है उसको ओवरकम करने के लिए ही किया जाता है। तो पार्टनरशिप बिल्कुल सिंपल है। आप जैसे कल को पढ़ाई पूरी करके कहें कि पार्टनरशिप में कोई सीए फर्म खोल लेते हैं, मान लो आप लोगों ने सीए कर ली, 2-3 बंदों ने, तो मिलके कि पुराने स्कूल के दोस्त हैं, सब मिलके काम करते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल सिंपल कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, कोई और बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप ये सिंपल सा फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो डेफिनेशन, तो एक्ट देखें पहले, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये देखो 2 बंदे हाथ मिला रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यही इसकी पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है। फिर से सुन लें, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनर क्या है, एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है, बिटवीन पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक ऐसे बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा या उन सब में से किसी एक के द्वारा जो है वो चलाया जाएगा। अब इसमें लॉस का जिक्र नहीं है, ध्यान से देखोगे तो आप, सिर्फ प्रॉफिट की बात कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रॉफिट्स की बात कर रहा है। क्योंकि कई बार कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसका लॉस में हिस्सा ही ना हो, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से पार्टनर होते हैं कि जी जिनका लॉस में कोई हिस्सा ही ना हो, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा हो, तो ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं।
वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से एक बार डेफिनेशन को अच्छे से आप रीड कर ले, लिख के देखें, ध्यान से देखें। उसके बाद आता है बिल्कुल ईजी सा टॉपिक कि हर डेफिनेशन के बाद उसकी फीचर्स आती हैं। तो पार्टनरशिप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं, अपनी इच्छा से हाथ मिलाते हैं कोई भी लॉफुल बिजनेस करने के लिए, तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। फीचर्स में है फॉर्मेशन। सबसे पहला आया कि फॉर्मेशन कैसे हो, इसको एस्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो फॉर्मेशन के लिए बताया था 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, पार्टनर्स बोलते हैं उन व्यक्तियों को, फिर क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। और जो बिजनेस फर्म एक खड़ी हो जाती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू रन ए लॉफुल बिजनेस। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए भाई, ये नहीं कि 4 बंदे मिल गए, चलो आज उसको लूटते हैं, आज उसको लूटते हैं। अब तुम कहोगे जी सारी बिजनेस वाली क्वालिटी देखो, प्रॉफिट के लिए लूट रहे हैं, रिस्क भी उठा रहे हैं, बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स है जो कि है ना, और मिले हुए भी हैं चारों आदमी, प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं, लेकिन ये लॉफुल नहीं है। तो लॉफुल बिजनेस के लिए जब हाथ मिलाते हैं, अब ये जो एग्रीमेंट होता है उनके बीच में आपस में बात तो होगी ना कि इस रेशियो में कैपिटल लगेगी, इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, इस रेशियो में ये होएगा, इतनी हम इंटरेस्ट लेंगे कैपिटल पर। वो इधर इन द फॉर्म ऑफ ओरल और इन द रिटर्न। ये जो मान लो आप में से कोई भी 2 बंदे कोई बिजनेस करते हैं, तो शुरू में सारी एक रिटर्न में हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। विश्वास अगर ज़्यादा है तो ओरल एग्रीमेंट भी चलता है, लेकिन एक एग्रीमेंट ज़रूर होता है। तो ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा गया है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट 2 पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पज इज नॉट ए पार्टनरशिप, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। ये करा अगर 2 आदमी साथ आते हैं, कहते हैं कोई चैरिटेबल काम करेंगे, हम कोई अच्छा काम करेंगे, लोगों की भलाई का काम करेंगे, तो वो बिजनेस नहीं है भाई, वो फिर पार्टनरशिप नहीं है। वो सोशल सर्विसेज दे रहे हैं अपनी सोसाइटीज़ को। तो ये हो गया पहला इसका फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद अगला है लायबिलिटी। ये वर्ड बार बार आएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आया था। सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था अकेला ही आदमी है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि हैवी अगर लॉसेज हो जाते हैं किसी भी कारण से तो पर्सनल असेट्स को बेचा जाएगा उसकी को लॉस की रिकवरी के लिए। इसी प्रकार से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमने पढ़ा लायबिलिटी लिमिटेड भी होती है और अनलिमिटेड भी होती है। लिमिटेड किसकी, मेंबर्स की, और अनलिमिटेड कर्ता की, क्योंकि सारे डिसीजन वही लेता है। इसके अंदर लायबिलिटी क्या है, इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनरशिप में। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी कि असीमित है। तो अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो पर्सनल असेट्स को रिलाइज करवाया जा सकता है। इवन देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर हेल्ड लायबल फॉर द डेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म को बड़ा लॉस हो जाता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जो है वो लायबिलिटी बन जाएंगी वो भी, और उनको बेचा जा सकता है। उसके बाद आता है रिस्क बियरिंग, एक और सिंपल सी फीचर्स। ऑल द रिस्क ऑफ लॉसेज इज शेयर बाय द पार्टनर्स एज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्योंकि वो प्रॉफिट बांट रहे हैं, जैसे प्रॉफिट बांट रहे हैं वैसे भी रिस्क जो लॉस है वो भी डिवाइड किया जाएगा सभी पार्टनर्स के बीच में। वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड रेशियो होता है, उसके हिसाब से जो है वो बांटा जाएगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल की अगर बात करें हम, तो म्यूचुअल कंसेंट होता है, या तो सभी रन करेंगे बिजनेस को, 4-5 आदमी हैं, सभी कहें हम सभी संभाल लेंगे, बिजनेस बड़ा है, या उन सब की तरफ से एक या कोई मैनेजर रख लेते हैं। तो इस तरह से वो डिसीजंस होते हैं, बातें होती हैं, उसके हिसाब से बिजनेस को देख सकते हैं। कंटिन्यूटी की अगर बात हम करें इसमें अंदर, तो पार्टनरशिप इज प्योरली ए पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कल मैंने अकाउंट में आपको बताया था कि एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखने का होता है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप सेपरेट नहीं है, वो एक ही चीज़ है, वो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके मेंबर से अलग नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कल को हैवी लॉसेज हो जाते हैं तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यही इसका मतलब होता है। तो कंटिन्यूटी का थोड़ा अभाव पाया जाता है भाई इसके अंदर। किसी कारण से पार्टनर्स की डेथ हो जाती है और कुछ हो जाता है तो पार्टनरशिप
फर्म जो है वो बंद भी हो सकती है, या पार्टनरशिप तो टूटी जाती है। फर्म हो सकता है चलती रहे, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। डेथ है, इंसैनिटी है, एक्सेट्रा है, फिर पार्टनर बीइंग एन एंड ऑफ द बिजनेस, ये कर सकता है। तो इसके अंदर हमने फीचर्स पढ़ी, बहुत ही ईजी सी। एक बार और इसमें देख लेते हैं। तो इसमें पहली एक फीचर एक नॉर्मली लिख सकते हो कि 2 और मोर देन 2 पर्सन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, कम से कम 2। एक अकेला व्यक्ति तो अपना खुद का पार्टनर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना भाई, कम से कम 2। अब क्वेश्चन ये आता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिख लें। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिनिमम मेंबर के बारे में कहा गया है कि मिनिमम मेंबर जो हैं कितने हो सकते हैं? 2 होने ही चाहिए। मैक्सिमम के बारे में एक्ट में कुछ नहीं कहा गया। मैक्सिमम के बारे में बताया गया है कंपनी एक्ट 1956 होता था पहले, अब है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में 50 मेंबर पार्टनरशिप के अंदर हो सकते हैं, 50 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। तो आप 50 याद रखें, ठीक है। और एक कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, ये भी एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पार्टनर्स के बीच में, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और उसका बंटवारा, कंटिन्यूटी के बारे में भी क्वेश्चन आया। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। इस तरह से जो है इसके अंदर पार्टनरशिप के हमने फीचर्स जो है वो पढ़ी थी। और आपस में विश्वास होना चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप चलेगी। एटमोस्ट गुड फेथ जो है वो पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। और कोई भी सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं है, क्योंकि लीगल कानून की दृष्टि से देखें तो एक ही चीज़ है, ये पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा एक ये आता है कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी नहीं है। फीचर्स में अगर बात करें इसकी, तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है फीचर्स। मेंबर, ये देखो दे रखा है 2 से कितने हो सकते हैं? 50 तक हो सकते हैं। मिनिमम मेंबर 2 रहेंगे। उसके बाद देखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है बुक में ना दे रखी हो ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 हो सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट द नंबर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया था, कंपनी एक्ट में दे रखा था कि 100 मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि अभी तो कह रहे थे जी 50 होते हैं, बिल्कुल 50 होते हैं, आंसर हमारा 50 ही रहेगा। एट प्रेजेंट जो लिमिट है वो 50 है, वो सरकार ने डिसाइड कर दी। क्योंकि पहले इसमें मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 20 होते थे, तो 20 से सीधा 100 करना, 20 से सीधा 100 पे जाना, वो थोड़ी बात ओड सी लगी। तो बाद में डिसाइड कर दिया गया कि 50 मेंबर्स जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो। फीचर्स में फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी। एक अगली म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि भाई परस्पर एक संबंध है आपस में। ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एज वेल एज द फर्म। एक एजेंट के रूप में भी काम करता है पार्टनर, यानी कि उसने जो डिसीजन ले लिया, फर्म लायबल है सारी, फर्म ने जो डिसीजन ले लिया, बाकी पार्टनर से मिलके उसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे एक पार्टनर लायबल है। तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप एक होता है, म्यूचुअल एजेंसी है ये, परस्पर सहयोग से चलने वाली एजेंसी है। अब उसके बाद आ जाते हैं मेरिट्स के ऊपर। किसके ऊपर? मेरिट्स के ऊपर, कि भाई इसकी मेरिट क्या क्या है, क्यों हम पार्टनरशिप में आए, क्या हमें इसका फ़ायदा होगा। तो बहुत आसान, सबसे पहले अगर मैं कहूँगा तो इसकी फॉर्मेशन बहुत ईजी है, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही। 2-4 आदमी मिले, आपस में बात करी, कुछ कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस बनाई और बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो देखें, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत ही आसान, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सोल ट्रेड में क्या था? सोल ट्रेड में भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, पार्टनरशिप में भी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। आप करवा सकते हैं रजिस्टर्ड फर्म को, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ से समझ में आया कि बहुत ही आसान, और जब मन किया पार्टनरशिप आप छोड़ सकते हो, बिजनेस को बंद कर सकते हो। उसके बाद है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब 3-4 आदमी बैठेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अलग अलग क्वालिटी होती हैं हर व्यक्ति की, तो डिसीजन जो हो बैलेंस्ड होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं था, क्योंकि अकेला व्यक्ति था, तो उसके अनबैलेंस डिसीजन देखने को कई बार मिलते हैं, जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। तो ये बैलेंस डिसीजन भी इसकी एक मेरिट है।
क्योंकि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं। फिर आता है मोर फंड्स। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, उसके अंदर तो अकेला व्यक्ति पैसे लगा रहा था, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसके अंदर क्या है कि जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है, क्योंकि 50 आदमियों तक हम पार्टनर्स बना सकते हैं, तो कैपिटल ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, है ना। तो ये भी एक फ़ायदा, ज़्यादा पैसे होंगे तो बड़े लेवल पे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और पैसा ही क्या है, कैपिटल क्या है, बैकबोन होती है बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की। और है फिर शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क बढ़ जाता है ना। रिड्यूसेस ऑफ एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पर्सन्स। उसमें क्या था, लॉस हुआ तो अकेले ही आदमी के ऊपर पड़ेगा सारा लॉस, लेकिन इसके अंदर लॉस जो है वो डिवाइड हो जाएगा जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर बहुत ईजिली, तो उससे एक व्यक्ति के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन, पार्टनर है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट किया है, प्यार मोहब्बत में बिजनेस शुरू किया है ना, मिल बांट के कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, पैसा कमाएंगे बहुत सारा, कोई ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, अकाउंट्स को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिपोर्ट किसी को नहीं दिखानी, तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है, जो कि कंपनीज में नहीं मिलती है भाई, ये सुविधा कंपनीज में नहीं है, तो इसके अंदर आपको ये है। तो अब दोबारा से एक बार बता, एक तो इसकी फॉर्मेशन ईजी है, मेरिट की बात करें, बैलेंस डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आदमी मिलके बात करेंगे, डिसीजन लेंगे, अच्छे डिसीजंस होंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज या मोर कैपिटल, डिवीजन ऑफ रिस्क हो जाता है, सीक्रेसी कैन बी मेंटेन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, साथ साथ इसके नोट्स ज़रूर बना ले। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।